ऑल राइट गाइस, कैसे आप सभी? होप सो बहुत बढ़िया होंगे। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग आपकी मैक्सिमम चीज़ें ऑफलाइन हो चुकी थी, एग्ज़ाम्स क्लासेस सब ऑफलाइन हो गया था। बट स्टिल मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई कि सर हमें कुछ टॉपिक्स में दिक्कत है, तो आप उसके लिए स्पेशली प्लीज़ वीडियोस बना दीजिए। इसी रीज़न से मैं आपके लिए आज टॉपिक लेकर आया हूँ, जर्नल एंट्रीज। ओके, जर्नल एंट्रीज आप लोग अगर कॉमर्स में एंटर होते हैं तो आपको एक बात समझ में आती होगी कि आप चाहे किसी भी क्लास में चले जाए, आपके लिए ये एक कॉमन चीज़ है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जो मेन इशू होता है वो क्या है? मेन इशू मैं आपको समझाता हूँ। जर्नल एंट्रीज में मैक्सिमम लोगों को दिक्कत रहती है। उसका मेन कारण हो सकता है, मैं आपको समझा देता हूँ। पहला मेन कारण हो सकता है कि आपका बेसिक्स कमज़ोर है। जो आप प्रोवाइड करना चाह रहे हो समझ के, राइट, वो आप उस जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। राइट, ये एक बेसिक आपका कमज़ोर होगा। दूसरी बात, आपको बेसिक्स पता भी हो उसके बाद भी आप एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो। दूसरा मेन कारण ये हो सकता है। तो इन कारणों से बचने के लिए, इन कारणों को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग जर्नल एंट्रीज का बेस आज देख लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले उससे जुड़ा हुआ बेस बताऊंगा कि आप उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तब जाकर आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। होप सो आपके लिए आसान हो जाएगी और हो जानी चाहिए। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज हमने लिखा है टॉपिक, बट जर्नल एंट्रीज को समझने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को कई लोग कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, कई लोग उसके काइंड्स ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं। जो आपको कहना है कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब एक ही निकलना है, तो हम उसी हिसाब से काम करेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेजरली हमारे पास होते हैं तीन। फर्स्ट वन इज पर्सनल, सेकेंड वन इज नॉमिनल एंड थर्ड वन इज रियल। ओके, ये तीन कैटेगरीज ऑफ अकाउंट्स, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, काइंड्स ऑफ अकाउंट। अब जो बोलिए, वापस मैं वही कह रहा हूं कि मैं इसको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कह रहा हूं। आपको जो सुनने मिलता है आप सुनिए, बट ये तीन चीजें ही आपको वहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या क्या नाम लिखा हम लोगों ने? पर्सनल, नॉमिनल और रियल, ये तीन नाम हम लोगों ने लिखे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इकलौता मेथड है क्या सर जर्नल एंट्री को समझने का? नहीं, मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। एक चीज बताऊंगा नहीं कहा, मैंने कहा कुछ चीजें बताऊंगा। तो ये एक तरीका है। इसके थ्रू अगर हम लोग जाते हैं तो हम इसे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ओके, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल मेथड। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहले इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी से जान लो, समझ लो, उसके बाद हम इसको एप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, पर्सनल अकाउंट जो होता है हम कह सकते हैं रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ पर्सन। क्या कह सकते हैं हम लोग? रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ पर्सन, मतलब किसी भी प्रकार के व्यक्ति से जुड़ा हुआ। किसी भी प्रकार का व्यक्ति मतलब सर क्या? किसी भी प्रकार के व्यक्ति में मेल आते हैं, फीमेल आते हैं, ट्रांसजेंडर्स आते हैं, और भी लोग आते हैं। तो उनकी बात हो रही है क्या? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। ये पर्सन्स है और ये सब के सब एक कैटेगरी के अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में कैसे। पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये खुद सब डिवाइडेड है तीन पार्ट्स में। पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो ये खुद डिवाइडेड है तीन सब पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज नेचुरल, ओके, सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल एंड थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेटिव। फाइन, ये तीन सब टाइप्स है किसके? पर्सनल अकाउंट के। ठीक है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। फाइन, नेचुरल मतलब कौन? नेचुरल मतलब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो जिंदा व्यक्ति है, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैंने वीडियो बनाया है, राइट, हम लोग लिविंग बीइंग है। हम सब कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे हम लोग। काय में आ जाएंगे हम लोग? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं हमारे सॉलमन बॉय, उसके बाद रॉकी बॉय, उसके बाद पुष्पा बॉय, उसके बाद हम ले लेते हैं हमारे राजू भैया,
ठीक है। ये सब लोग कौन है? ये सब लोग है लिविंग बीइंग, ये सब जीवित इंसान है। ये सब काय के अंडर आ जाएंगे? नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी के अंडर। मैं अभी आपसे कह रहा हूँ पेशेंस रखो थोड़ा, पहले पूरा एक एक पार्ट में आपको समझा देता हूँ, फिर इन चीज़ों को हम जर्नल एंट्रीज में एप्लीकेबल कैसे करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका नेचुरल पार्ट। आर्टिफिशियल में सर क्या आ सकता है? आर्टिफिशियल में आपके सभी टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस, सभी टाइप के जिनका नाम मार्केट में चलता है या जो किसी पर्टिकुलर नाम से रजिस्टर्ड है, हम उसे कह सकते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। एग्जाम्पल के लिए आप सभी ने कॉमन नाम सुना होगा, रिलायंस। ओके, ये कंपनी का नाम है। सर कंपनीज आर्टिफिशियल पर्सन में आती है क्या? बिल्कुल आती है, इसलिए मैंने रिलायंस लिखा वहाँ पे, राइट। उसके अलावा सर और कौन आता है? मैं लिख देता हूँ SBI, जहाँ पे 2 बजे के बाद लंच ही चल रहा होता है, राइट। उसके बाद वहाँ पे आपको कोई नहीं दिखेगा, 1 घंटा लंच चल रहा होता है, तो आप जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे? बाद में आना। वही बैंक की बात कर रहा हूँ मैं। SBI बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। सर ये पर्सन कैसे हुए? हम इन्हें पर्सन क्यों कह रहे हैं? एज पर द लॉ ये हमारे लीगल पर्सन्स होते हैं। एज पर द लॉ हमारे क्या होते हैं? लीगल पर्सन्स होते हैं। हाँ, अब इसमें से कुछ लोग लीगल पर्सन होते हैं एज पर लॉ, कुछ लोग लीगल पर्सन नहीं होते हैं, लीगैलिटी में बात कर रहा हूँ मैं। बट एज पर अकाउंटेंसी हम इन्हें पर्सन ही मानते हैं। ओके, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो हम व्यापार होंगे, हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे तो हम कौन होंगे? व्यापार होंगे। हम व्यापारी नहीं होंगे, हम बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन नहीं होंगे। हम कौन होंगे? हम होंगे बिजनेस। हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे हैं, तो ये सब हम ही है। हम इन्हें पर्सन मान रहे हैं और हम अगर इनकी अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये हम है, राइट। SBI। उसके बाद आप ले सकते हैं बीइंग ह्यूमन, सोलमन बॉय का ऑर्गेनाइजेशन है, सोलमन बॉय का NGO है, आप मान के चल सकते हैं। ये भी सर इसके अंडर आ जाएगा क्या? बिल्कुल, ये भी इसके अंडर आ जाएगा। और भी ऐसे कई सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा। ओके, उसके अलावा आप ले सकते हैं आपका इन्फोसिस ले लो या कोई और ऐसी रैंडम कंपनी ले लो, जो भी आप जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट मेरा समझाने का यही है कि ये सारे भी पर्सन्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग एक नाम ले लेते हैं, हमारा कोई रिसेंट कंपनी ले लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ये भी एक कंपनी है, बराबर है। लाइफ बॉय है, जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ वो हाथ धोने के काम में आता है, वो आप भी जानते हो, राइट। कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट सिंपल सी बात समझो आप लोग कि ये सब भी काय में आएंगे, ये सब भी काय में आएंगे आपके पर्सनल अकाउंट में। हाँ, वो बात अलग है कि नेचुरल अलग होते हैं, आर्टिफिशियल अलग होते हैं। ठीक है सर, इज इट ओके? बराबर है, ये जाएगा आपके दिमाग में। पॉइंट यही है कि आपको ये बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है, हर बेसिक चीज़ समझना ज़रूरी है, तब जाकर आपके दिमाग में जर्नल एंट्री जाना चालू होगी, समझ में आ जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जाना चालू होगी थोड़ी बहुत, जब आपको ये पूरी बातें समझ में आ जाएगी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है सर? पहली बात आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। मुझे अगर किसी मीटिंग में जाना था, मैं नहीं जा पाया, तो मैंने मेरे किसी असिस्टेंट को भेज दिया, यानी मैं किसी जानने वाले को अगर भेज दे रहा हूँ या किसी पहचानने वाले को भेज दे रहा हूँ कि भाई आप अटेंड करके आ जाओ, तो दैट पर्सन इज़ माय रिप्रेजेंटेटिव। वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव हुआ, वो मुझे वहाँ जाकर रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी कुछ ऐसा ही है, जो कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कुछ लोगों को, कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। पक्का? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, अब आपने सुना है नहीं सुना है, बट आप सुन लीजिए। एक वर्ड होता है हमारा डेटर्स करके, राइट। ठीक है, अब आपको स्पेलिंग दिख रही होगी DEBTORS, तो हम उसको डेप्टर्स नहीं पढ़ते, हम उसे पढ़ते हैं डेटर्स। ओके, डेटर्स मतलब कौन? डेटर्स मतलब वो व्यक्ति जिससे मैंने उधारी में गुड्स बेचा है, या ऐसा व्यक्ति जिससे मुझे पैसा लेना होगा किसी कारण से, या जो भी है। डेटर्स मैं उस व्यक्ति को कहता हूँ। मान लीजिए आप कि मैंने किसी को उधारी में माल बेचा है, मुझे उससे पैसा लेना है, उस व्यक्ति को मैं क्या कह रहा हूँ? डेटर्स। उस पर्सन को मैं क्या कह रहा हूँ? डेटर्स। डेटर्स मतलब वो पर्सन जिनसे मुझे पैसा लेना है। बट सर हमने आज तक दुनिया में ऐसे किसी पर्सन का नाम ही नहीं सुने जिसका नाम डेटर है। अरे होता भी नहीं मेरे भाई। डेटर्स मतलब कैटेगरी है, डेटर्स मतलब वो कैटेगरी है जिनसे हमें पैसा लेना होगा।
ओके तो सर किसी का नाम राम हो सकता है, किसी का नाम श्याम हो सकता है, किसी का नाम अब्दुल हो सकता है, किसी का नाम क्या नाम है अमरिंदर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर हम उनका नाम क्यों नहीं लिख रहे? नाम लिखा है मेरे भाई, नाम अलग जगह एंट्री की हुई है, बट जब मुझे इन्हें ग्रुप में दिखाना होगा तो मैं क्या वर्ड यूज करूंगा? डेटर, कि मुझे इन सब से क्या लेना है? पैसा लेना है। तो मैं वापस सबके थोड़ी नाम लिखता बैठूंगा, तो मैं क्या बना दूंगा? एक कैटेगरी जो एक वर्ड है पूरे 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 तबके को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सब लोग हैं जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो उन्हें मैं क्या कह रहा हूं? डेटर्स। तो ये वर्ड जो है ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मुझे पैसा देने वाले हैं, जिनसे मुझे पैसा लेना है। ओके, एक बात। दूसरा, क्रेडिटर्स। अब डेटर का उल्टा क्रेडिटर्स, डेटर का भाई क्रेडिटर बोल सकते हैं हम लोग। डेटर मतलब कौन था? जिससे मुझे पैसा लेना था। मुझे मतलब मैं व्यापार हुआ। आप भी जब पढ़ रहे होंगे इसको तो अपने आप को क्या मानेंगे? व्यापार, बिजनेस मानेंगे। बिजनेस को सामने वाले से पैसा लेना था तो वो उसका डेटर था, बराबर है। मतलब मैं उसका डेटर हूं कि वो मेरा डेटर है, सामने वाला व्यक्ति मेरा डेटर है, मुझे उससे पैसे लेना है। ओके, ठीक है। क्रेडिटर मतलब कौन सर? क्रेडिटर मतलब वो व्यक्ति, वो पर्सन जिसे मैंने पैसे देने हैं, मैंने पैसे देने हैं, मैंने पैसे चुकाने हैं उसको, तो मैं उसे क्या कहूंगा? क्रेडिटर। बट सर हमने आज तक क्रेडिटर वर्ड का भी कोई बंदा नहीं देखा। अरे होता भी नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूं। तो ये क्या है? ये जस्ट एक ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिन्हें मैंने पैसा देना है। तो ये कौन बन गए? मेरे क्रेडिटर। ये लोग कौन बन गए? मेरे क्रेडिटर। ये वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिन्हें मैंने पैसा देना है, यानी व्यापार ने पैसा देना है। थर्ड, हम एक और लिख लेते हैं यहां पे, आउटस्टैंडिंग रेंट। ओके, सबसे पहला सवाल ये कि रेंट का मतलब क्या होता है सर? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, रेंट सभी लोग जानते हैं, 8वीं 9वीं 7वीं का बच्चा भी जानता है। रेंट मतलब किराया होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, अकाउंटिंग में जब हम लोग वर्ड आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं तो हम मानते हैं कि ये बाकी है। ओके, इट डिपेंड्स कि आपका जो रेंट है वो देना बाकी है कि लेना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का प्रीमाइसेस किराए पर लिया हुआ है, राइट। उस प्रीमाइसेस को आप लोग यूज कर रहे हैं, बट आपका रेंट देना बाकी है। मान लेते हैं ना कि आपके 8-10 प्रीमाइसेस है, एक नहीं 8-10 प्रीमाइसेस है। ओके, तो आपने उनको किसी एक आध 2 महीने का रेंट दिया ही नहीं, तो वो रेंट अगर आपने पे नहीं किया है तो उसे हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी कि रेंट देना बाकी है, राइट। और अगर आपका प्रीमाइसेस है, आपने 8-10 लोगों को देके रखा है, ड्यू टू कोविड 8-10 लोगों का रेंट ही नहीं आया किसी एक महीने का, तो आप उसे भी क्या कहोगे? आउटस्टैंडिंग रेंट ही कहोगे। लेकिन इस बार वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट क्या बन गया? रेंट रिसीवेबल बन गया। पहला वाला क्या बना था? रेंट पेबल बना था। मतलब दोनों का अलग अलग है, वर्ड कॉमन यूज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आउटस्टैंडिंग रेंट जो वर्ड है ये उस ग्रुप को दर्शा रहा है जिसे रेंट या तो हमने देना है या तो जिनसे हमने रेंट लेना है। आउटस्टैंडिंग रेंट किसी व्यक्ति का, पर्सन का नाम नहीं होता, ये आप जानते हो, बखूबी जानते हो, ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का साफ साफ मतलब क्या हुआ कि भाई रेंट या तो देना बाकी हो सकता है या तो लेना बाकी हो सकता है, बट आउटस्टैंडिंग रेंट किसी पर्सन का नाम नहीं है। ओके, कुछ लोग इसमें और भी चीज़ें जोड़ते हैं, वैल्यूएशन अकाउंट, ऐसा वैसा वैसा। अभी हम फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ कॉमन बात कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ तक तो ठीक है, बट अकाउंटिंग करने के लिए हमें कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन रूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? गोल्डन रूल्स कहते हैं, जो हर अकाउंट का अपना एक पर्टिकुलर रूल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गोल्डन रूल लिख देता हूँ पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, अब ऑब्वियस है कि आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा, और नहीं भी आया होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। सर डेबिट की स्पेलिंग में आर तो कहीं नहीं आता, क्रेडिट में आता है, डेफिनेटली आता है, DEBIT होता है, बराबर। और क्रेडिट में CREDIT होता है। तो आपने DR और CR लिखा, तो मैंने DR लिखा है डेबिट रिकॉर्ड के लिए और CR लिखा है क्रेडिट रिकॉर्ड के लिए। ओके, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आप ये रूल हमेशा एप्लीकेबल करेंगे सामने वाले के हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं एप्लीकेबल करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप ये एप्लीकेबल करेंगे सामने वाले के हिसाब से। सामने वाले को रिसीव हुआ है कि सामने वाले ने पे किया है, क्योंकि मैं
अपने आप को इस मामले में ट्रीट नहीं करता। अब सपोज आप बोलोगे कि मेरा कोई बिजनेस है सर, मेरा क्या बोलते बिजनेस है हल्दीराम, ठीक है, और मैं अपने आप को ही ट्रीट कर रहा हूँ कि पैसा आया सर तो हल्दीराम को पैसा आया तो मैं हल्दीराम अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि आपने डेबिट द रिसीवर बोला ना सर। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी शांति रखो। अभी हम लोगों ने सिर्फ रूल लिखा है, हमने रूल के बारे में कुछ भी समझा नहीं है। ये रूल आप लिख लेंगे, और अगर आप लिख कर रखते हैं तो जब भी मैं इसकी जर्नल एंट्रीज इसके आधार पे बनाऊंगा तब आपको वो और आसानी से समझेगा, ठीक है। शांति रखेंगे थोड़ी सी। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का मतलब बहुत सिंपल है, हिंदी ट्रांसलेशन। डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला उसको डेबिट करो और जिसने दिया उसको क्रेडिट करो। बट ये दोनों बातें लागू होगी सामने वाले के हिसाब से, हमारे हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, शांति रखेंगे, पूरी समझेंगे, बिल्कुल एकदम कॉन्शियसली, एकदम आराम से समझेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा, ये तय है, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे पॉज करके। ओके, तो मैं ये रब कर दूं और आगे का मैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में समझाता हूं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट अकाउंट हमारा क्या है? नेक्स्ट अकाउंट हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है हमारा नेक्स्ट अकाउंट। बहुत आसानी से समझ में आपको आ जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा, बट नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आराम से समझाना चाहता हूँ। पहले वो समझ लेते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे नॉमिनल पे और रियल पे, ठीक है। नॉमिनल में पहले जो चीज़ें आती है मैं उनके बारे में लिख देता हूँ। एक्सपेंसेस, लॉसेस, उसके बाद इनकम्स और उसके बाद गेन्स। गेन्स यानी प्रॉफिट। ओके, 2 मिनट में चेक कर लेता हूँ फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आ रहा है फ्रेम में, बराबर है, फाइन। 4 चीज़ें हम लोगों ने लिखी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट, ये हम लोग बोल सकते हैं। ओके, बट यहाँ पर एक इशू है, और इशू यही से चालू होता है। कई लोगों को पर्सनल अकाउंट समझ में आ भी जाता है, दैट्स नॉट द इशू। इशू इज अबाउट नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। ये बहुत दिक्कत देता है आपको, मैं आपको अभी से समझा रहा हूँ। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, वो बातें अगर आपको समझ आती है तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग मान लीजिए, आपने मतलब शायद सुना है कि नहीं सुना है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको पूरे तरीके से एक एक चीज़ से रूबरू करवा दूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस पहले। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं, बाकी चीज़ें हम बाद में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एक्सपेंस में आपके पास मेजरली जो खर्चे होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से खर्चे होते हैं सर हमारे पास? सबसे पहला हमारा खर्चा जो होता है वो होता है रेवेन्यू नेचर का, REVENUE, रेवेन्यू नेचर का हमारा खर्चा होता है। दूसरा जो खर्चा होता है वो होता है कैपिटल नेचर का खर्चा, ठीक है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ओके, अगर हमें ये तीनों समझ में आ गए तो हमें नॉमिनल और रियल अकाउंट बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कोई माथापच्ची की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा। जितना बोल रहा हूँ बस उतना दिमाग लगा लो, काफ़ी है। रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब क्या सर? आराम से, रेवेन्यू एक्सपेंस को हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस मतलब क्या सर? शॉर्ट टर्म एक्सपेंस मतलब होता है जो एक आध साल, एक आध हफ्ता, एक आध महीना, 6-8 महीना में यूज होकर खत्म हो जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं आपको, जैसे आप लोग हर महीना पे करते हो रेंट, दूसरा आप पे करते हो सैलरी, राइट, तीसरा आप अपने लेबर्स को पे करते हो वेजेस, चौथा आप पे कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके, इसके अलावा आप और भी ऐसे कई n नंबर ऑफ खर्चे आप कर सकते हो। आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स खरीदा, मतलब बनाकर बेचने के लिए आपने गुड्स खरीदा तो उसको हम लोगों ने परचेज कहा, राइट। उसी के लिए हम लोग परचेज वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी मतलब कोई एसेट वेसेट खरीदते हैं तो हम लोग परचेज सेल वर्ड यूज़ नहीं करते, हम परचेज सेल का के लिए यूज़ करते हैं गुड्स के लिए, जो जिस चीज़ का हमारा व्यापार है। ओके, तो परचेज जो वर्ड है
ये यूज़ करोगे आप लोग काहे के लिए, गुड्स के लिए, ओके। तो वो खैर ठीक है, हमारा सेकेंडरी टॉपिक है। शॉर्ट टर्म एक्सपेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ये वो खर्चे हैं जो कि आप करते हो रेगुलर बेसिस पर, तो इसे आप लोग मान रहे हो रेवेन्यू नेचर का। क्या मान रहे हो आप इसको, रेवेन्यू नेचर का। अब जो लिंक मैं जोड़ रहा हूं उस लिंक को आप लोग प्रॉपरली मेरे साथ साथ जोड़ेंगे। रेवेन्यू नेचर का जो खर्चा होता है वो खर्चा आता है नॉमिनल अकाउंट में। तो मतलब अगर मैं रेवेन्यू नेचर के खर्चे की बात कर रहा हूं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे की बात कर रहा हूं, वो काय के अंदर आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा है, राइट। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो क्या कि सिर्फ रेवेन्यू नेचर के खर्चे आते हैं? तो मैंने उर्दू में थोड़ी कहा, मैं वही कह रहा हूं कि रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे हैं वो काय के अंडर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं। इसका मतलब सर सारे शॉर्ट टर्म खर्चे जो भी होंगे, आप ऐसा कह रहे हो क्या कि वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आएंगे? एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपका कोई खर्चा ऐसा है जो शॉर्ट टर्म नेचर का है, शॉर्ट टर्म मतलब कम से कम समय के लिए, एक आध साल के लिए मान के चल सकता हूं मैं, वो खर्चा आपका काय में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। सर अगर हमने शॉर्ट टर्म की जगह अगर लॉन्ग टर्म खर्चा किया तो रुको जरा, सब्र करो, पहले इसको समझ लो। शॉर्ट टर्म खर्चा हुआ, ओके, वो काय में आएगा, नॉमिनल में आएगा, बस इस बात को ध्यान रखो। तो जो मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर लिखा है वही की वही सेम चीज़ें आप कॉपी कर सकते हो यहाँ पे, फाइन। दूसरा, कैपिटल नेचर का जो खर्चा होता है इसे हम लोग मानते हैं लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस। मैं इसमें पूरे एग्जांपल्स नहीं लूंगा फिलहाल, अभी आपको सिर्फ एक बेस क्रिएट करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। लॉन्ग टर्म एक्सपेंस, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस मतलब क्या, ऐसे खर्चे जो आप सालों साल में एक आध बार करते हो, सालों साल में एक आधी बार। सर ऐसे कौन से खर्चे होते हैं? ऑब्वियस है यार, आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्नीचर खरीदा, आपने मशीन खरीदी, राइट, आपने मान लेते हैं कोई और एसेट खरीदी, लैंड खरीदी, आपने बिल्डिंग खरीदी, राइट। ये सब खर्चे कैसे हैं, लॉन्ग टर्म है। अब ये मत बोलना सर मेरा तो व्यापारी फर्नीचर का, मैं तो रोज ही फर्नीचर। मेरे भाई, तुम्हारा अगर वो चीज़ का व्यापार है तो वो तुम्हारी असेट बाद में हुई, पहले वो तुम्हारा गुड्स हुआ, तो तुम उसको क्या मानोगे, शॉर्ट टर्म, है ना, वो अलग चीज़ है, वो पूरा दिमाग मत लगाओ। मैं जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल समझा रहा हूँ कि फर्नीचर आदमी खरीदता है अपने बिजनेस के लिए, मशीन खरीदता है, लैंड खरीदता है, बिल्डिंग खरीदता है ऑफिस बनाने के लिए, ये सब चीज़ें खरीदी जाती है और ये लॉन्ग टर्म में होती है। रोज़ खरीदता है क्या कोई? नहीं, राइट। मतलब ऐसा कभी होगा क्या कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ये स्टेशनरी, मतलब ये मेरा स्टेशनरी कह रहा हूँ, ये मेरा फिक्सचर्स का पार्ट है या मेरा बोर्ड जो है, मतलब साल ख़त्म हुआ, ख़राब हुआ, मैंने उठा के गैलरी से नीचे डाल दिया, नया बोर्ड ले आया, फिर लगा दिया, फिर अगला साल ख़त्म हुआ, फिर उठा के गैलरी के नीचे को दब के मर जाएगा बोर्ड से मेरे भाई। और मैं बोर्ड रोज़ थोड़ी नीचे फेंकूंगा, अगर फेंकना भी होगा तो 4-5 साल में एक आध बार फेंकूंगा, रोज़ थोड़ी फेंकूंगा। ये मेरी असेट है जो मैं कभी कभी खरीदता हूँ और कभी कभी ही मैं खरीद कर उसको यूज़ में लाता हूँ रेगुलरली। हैं सर ये क्या बोले? सिंपल, मैं खरीदता हूँ कभी कभी, लेकिन मैं यूज़ में कैसे लाता हूँ? रेगुलरली। मशीन मेरे पास आई, राइट, मशीन मैं रोज़ यूज़ करूँगा, राइट, बट मैं खरीदूंगा कब? कभी कभार। तो इसलिए इसको हम लोग मानते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे नॉमिनल अकाउंट में नहीं आता, ठीक है। तो ये दो बातों को क्लियर रखो कि नॉमिनल अकाउंट में कौन से खर्चे आते हैं, रेवेन्यू नेचर के, शॉर्ट टर्म नेचर के, तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी समझना। लॉसेस क्या होता है सर? भाई साहब देखो, लॉसेस भी अगर तुमको समझाना पड़े तो फिर हमें जिंदगी छोड़ देनी चाहिए, है ना, कॉमर्स नहीं भाई साहब, तुम पढ़ाई छोड़ दो, सिंपल सी बात। लॉसेस नहीं समझते हो तो बात खत्म। अरे तुमने, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुमने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, तुम्हारे को मतलब पूरी कोशिशों के बावजूद भी वो 90,000 से ऊपर नहीं बिका, तो 10,000 का लॉस है। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस। तो लॉसेस समझाने की ज़रूरत नहीं है अभी, फ़िलहाल हम इसको लॉसेस को रखते हैं बाजू में। बात करते हैं हम लोग इनकम्स की, इनकम की बात करते हैं। सर इनकम यहाँ पे, हाँ अब लगाया आपने सही दिमाग। सर रेवेन्यू नेचर के खर्चे आते हैं तो इनकम भी रेवेन्यू नेचर की आएगी। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आप लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म, बहुत बढ़िया, है ना।
सही, बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। एक्सपेंसेस रेवेन्यू नेचर के हैं, मतलब इनकम भी कौन से नेचर की है, रेवेन्यू, शॉर्ट टर्म, बराबर है। सर यहाँ पे तो आपने लिस्ट लिख दी है खर्चों की, इनकम की भी लिस्ट लिखो। अरे बिल्कुल लिख रहा हूँ मैं। जैसे आपने यहाँ पे परचेज लिखा, परचेज मतलब माल खरीदना, खर्चा हुआ, तो इसको बेचोगे भी तो सही, तो वो आपकी इनकम है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेल। और थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको समझाया कि आप जब गुड्स खरीदोगे या गुड्स बेचोगे तभी वर्ड यूज करोगे परचेज और सेल, ठीक है। हर जगह पे परचेज सेल यूज करते मत बैठ जाना, फर्नीचर खरीदा परचेज, हाँ, तभी तो हमसे गलती होती है। हम रेवेन्यू नेचर के आइटम का जो वर्ड है वो कैपिटल नेचर के आइटम में लगाएंगे तो यही होगा, राइट। इसलिए हम लोग परचेज और सेल वर्ड जो है वो कहाँ यूज करते हैं, सिर्फ जब हम गुड्स खरीदेंगे और सिर्फ जब हम गुड्स बेचेंगे, उसके अलावा किसी चीज में नहीं। सर हमने स्टेशनरी खरीदा, वो तो शॉर्ट टर्म है, वहां भी यूज नहीं कर सकते। सर हम लोगों ने स्टैंप्स खरीदे, हम लोगों ने पोस्टल की चीजें, अरे नहीं यूज कर सकते भाई, सिर्फ गुड्स के लिए यूज होते हैं ये दो वर्ड, ओके, परचेज और सेल। सेल के अलावा सर और इनकम क्या हो सकती है, आपको ब्याज मिला, ब्याज का धंधा करते हो, लोग पैसा नहीं चुकाए तो पोट्टे भेज, मतलब लोग भेजते हो उनके घर पे जो पैसा वसूल करके आए, लेकर आए, मतलब ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक। इंटरेस्ट आपको मिला। तीसरा, मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर लेकर रखे थे, वहां से आपको मिला डिविडेंड। क्या मिला आपको, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है सर, अरे आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे थे, इन्वेस्ट किया था, तो आप उस कंपनी के ओनर बनते हो, राइट। आप उस कंपनी के क्या बनते हो, ओनर बनते हो। तो सीधी और साफ बात है कि आपको वो कंपनी डिविडेंड देगी, डिविडेंड यानी प्रॉफिट का पार्ट। चौथा, आपको रेंट भी तो मिल सकता है। रेंट कैसे मिलेगा सर हमको, अरे बिल्कुल मिल सकता है मेरे भाई रेंट, क्योंकि तुमने किसी को अपना प्रीमाइसेस किराए पे दिया हुआ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इशू थोड़ी है, तो रेंट भी तुम्हें मिल सकता है। ये कुछ कॉमन इनकम्स है, राइट। इसमें और भी मैं चीजें लिख सकता हूँ, बट ठीक है, आप पूरी की पूरी याद नहीं कर पाओगे एक बार में। कमीशन हो गया, राइट, ये भी आपकी इनकम है। सर हम तो कमीशन देते हैं हमारे सेल्समैन को, अबे तो किसी का माल बिकवा के दिया तो वो तुम्हें कमीशन नहीं दे सकता क्या, डेफिनेटली दे सकता है, ओके। ये है उसका बेसिक एग्जांपल, रेवेन्यू इनकम है, शॉर्ट टर्म इनकम है, ध्यान रखना। सर गेन्स, प्रॉफिट, शांति। जैसे लॉसेस था, 1 लाख का माल लाया, 90 में बिका, लॉस हुआ। गेन्स प्रॉफिट, 1 लाख का माल लाया, 1,20 में बेचा, प्रॉफिट हुआ, बहुत बढ़िया। तो सिंपल सी बात ये समझो आप लोग कि आप अभी दो बातों को जान लो, एक्सपेंस और इनकम को, और उसके हिसाब से हम इसका रूल बनाते हैं। इसका भी गोल्डन रूल बहुत सिंपल सा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर नहीं समझा, अरे तो मैंने समझाया कब, ये तो मैंने लिखा हुआ अभी, सिर्फ कुछ नहीं करना मेरे भाई। तुमने रेंट पे किया, तुमने रेंट पे किया, खर्चा है, डेबिट करो, क्योंकि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं। तुम्हें डिविडेंड मिला, तुम्हारी इनकम है, क्रेडिट करो, पक्का। तुमने वेजेस पे किए, तुम्हारा खर्चा है, डेबिट करो, पक्का पक्का। तुमने माल बेचा 1 लाख का, 90,000 में 10,000 का लॉस हुआ, लॉस डेबिट होता है, डेबिट करो, राइट। तो ये इस तरीके से मैं बेस क्रिएट करूंगा मेरा, और मैं चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, राइट। इसी का जो थर्ड पार्ट है हमारा रियल अकाउंट, वो थोड़ा और डिटेल जाता है, तो मैं आपको ये बताऊंगा अगले वीडियो में। फिलहाल आप ये 2 पार्ट समझ लीजिए, तो इसके बेसिस पे हम लोग थर्ड पार्ट समझ के फिर हमारा अगले वीडियो में ही जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।